बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, हम लोग रोज चर्चा करते, विवरण करते, अपनी राह को रखते और हर वक्त हम कोशिश करते रहते कि हर आदमी किस तरीका से चल रहा है, कौन कौन कैसे कैसे चाल चल रहा है, उसके बारे में हमारा बहुत बारीकी से लक्ष्य रहता है, या हम लोग उसके तरफ में काफी चिंतित रहते, मतलब उसका हम एनालिसिस करने की काफी कोशिश करते हैं। कल मोदी जी का जिस तरीका से लिखित भाषण हुआ वो 11 साल में कभी नहीं हुआ। हमें लगा कि वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उसका कारण होगा। एक कारण तो सभी को दिख रहा है कि संपूर्ण ये जो भी चल रहा था वो केवल स्पाइसी और कोई तो भी सॉफ्टवेयर है, जिसके तहत पूरा का पूरा मॉनिटर ये इंडिया के बाहर से हो रहा था, जिसके वजह से आज तक कोई पकड़े नहीं गया। मेरा ऐसा भी संशय है कि ये शायद इजराइल का भी सब हाथ होगा कि जो पूरे के पूरे इंडियन में ईवीएम से लेके हर चीजों को वो कंट्रोल करते थे। दूसरा, पूरे 11 साल में उन्होंने कभी भी राहुल गांधी को इस तरीका से कभी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। इस वक्त वो उनको बोल रहे कि भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों मदद चाहिए? उन्होंने जितनी भी अपने तरफ से कोशिश हो, पूरा का पूरा जितनी गंदगी उछालनी थी तो वो सब के सब राहुल गांधी के ऊपर में डालने की कोशिश की और निरंतर करते रहे। लेकिन सडनली ये ऐसा क्या हुआ, उससे मुझे 2-3 चीजों के ऊपर में ऐसा मेरा अनुमान है, ऑफकोर्स अनुमान है मेरा, कि शायद इस वक्त के इलेक्शंस और ये मोदी के हाथ से शायद चले जाएंगे। इतने सालों से जब वो ऑपरेट कर रहे थे ईवीएम और ये वो सब, ये इंडिया में नहीं हो रहा था। इसके सब कहीं ना कहीं तभी बाहर में लिंक थे और बाहर से वो स्पाई और ये सब, उसके वजह से ये सब चल रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। कोई निश्चित बात नहीं, कोई पुरावा नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई ये नहीं, लेकिन ये अनुमान मैं निश्चित लगा सकता हूं कि भाई जो आदमी 11 साल से कंटिन्यूअसली जब टेलीप्रॉम्प्टर से बात करता था और टेलीप्रॉम्प्टर के साथ में जिस तरीका से कांग्रेस को कोचने का काम करता था, कंप्लीटली वो एक ही लाइन में था, लेकिन वो आज पूरा का पूरा कुछ तो भी चेंज दिख रहा है। सेकंडली, राहुल गांधी की को कह रहा है कि भाई मुझे आपकी मदद है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्पीकिंग जो चल रहा है उससे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो भी दाल में काला है। एक तीसरी यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने में आई कि यहाँ पे प्रकाश आंबेडकर की पार्टी, हम लोग पहले से उन्हें मालूम था कि प्रकाश आंबेडकर को हर वक्त बीजेपी को हेल्प करने वाली तीसरी पार्टी, ये सब लोगों को अंदाज था। ये इसके बारे में कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आते थे उसके बाद में जहां जहां पे भी प्रकाश आंबेडकर ऊपर में गया तो निश्चित रूप से वहां पे बीजेपी चुन के आई और कांग्रेस को मैक्सिमम उन लोगों ने डैमेज हुआ। लेकिन ये पहली बार ऐसे हुआ कि वो किस तरीका से कांग्रेस के साथ में जुड़ के नागपुर में बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ जिसमें हजारों लोग थे। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा कुछ ना कुछ तो भी पॉलिटिकल पार्टीज में और पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ देश में कुछ तो भी मेजर बदलाव होने की संभावना लग रही है। नंबर 1, वो ऐसे कि आज तक बीजेपी ने जो अपने बेस था, उनका जो संघ का बेस था, वो काफी कमजोर हुआ। उन्होंने पूरा का पूरा अपना मोर्चा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर में लगाया और ब्यूरोक्रेसी के मार्फत जो भी करना है वो किया। यही नहीं तो उन्होंने जितना भी कुछ डेटा और ये वो सब रहा, वो कहीं ना कहीं तो भी बाहर से ऑपरेट होते रहा, जिसका किसी को पता नहीं चला और आज तक कोई पकड़े नहीं गया। क्योंकि इंडिया में होता तो कुछ ना कुछ तो पकड़े जाता, किसी ने तो भी नाम लेते, किसी ने तो भी बात होते, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसके कुछ ना कहीं तो भाई बाहर में उसके धब्बे थे। और इजराइल का जिस तरीका से ईरान ने पूरा खत्मा कर दिया, पूरा ऑपरेटिव सिस्टम उनकी बंद होगी, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये सब का सब वहीं से कुछ तो भी उसके लिंक है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों में कोई विश्वास ये करो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं जिसके वजह से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। बुद्धा हर वक्त कहते रहते हैं कि भाई मैंने जो भी कुछ कहा वो उसी के ऊपर में जैसे कि वैसे मत एक्सेप्ट करो, जब तक आप उसमें शंका ये करो, जब तक आप अपने प्रश्न निर्मित नहीं करते हो, जिस तरीका से जो चल रहे घटनात्मक, और उसके ऊपर में जब तक विश्लेषण नहीं करोगे और अपनी अनुमान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें ये ऐसे ही दिखेगा।
तो ये सब चीजें दिख रही है। आज वैसे भी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, आज कश्मीर में वहाँ के लोगों ने ईरान को बहुत सारी मदद करने की कोशिश किया। कुछ लोगों ने अपना गोल्ड दिया, किसी ने पैसे दिया, वो सब जो भी हुआ, लेकिन ईरान को देने का एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रहा, क्योंकि ईरान इतने सालों से हम लोगों का दोस्त था, मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वो बहुत ईमानदारी से रहे। उन्होंने झूठ को ये किया, मतलब बिल्कुल दूर रहे उससे। आज डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह से शाम तक झूठ ही बोल रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि 5 दिन का मुझे और ये दे दीजिए, मैं पूरा ये कर लूंगा। किससे बात कर रहे थे वो दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मेरी ईरान से बात चल रही है। ईरान वाले बोले हमें नहीं मालूम किससे बात चल रही वो। मतलब झूठ भी कैसे बोलने का। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आज ईरान ने जिस तरीका से ये किया, क्योंकि ईरान को मालूम था कि जैसे उसने समय मांगा तो वो कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा। जैसे उसने बोला था कि भाई 1 तारीख को 2 तारीख को हमारी पूरी डिस्कशंस है, और उसी वक्त उन्होंने खोमेनी को, उनके सब जो राष्ट्राध्यक्ष और उनके पूरे टीम को मारा और सब के सब लोगों को उन्होंने खत्म किया। तो उनको मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बदमाश और गुंडा आदमी है, और उसका इतिहास भी वैसे रहा। जबकि वो इतना मिलियनरी है, जिसकी पूरी प्रॉपर्टी इंडिया पाकिस्तान में कई जगह है, वो अपने आप को क्लेम करता कि मैंने आज तक कभी भी मैंने इनकम टैक्स नहीं पे किया। अरे क्या बकवास आदमी है वो। इनकम टैक्स वो पे नहीं करते। हमारे यहाँ तो क्लास 3 भी आदमी हो तो इनकम टैक्स उसको पे करना पड़ता। वही नहीं तो उसका इतिहास भी बड़ा बेकार रहा है। उन्होंने कई बार 6 बार अपने आप को दिवाला घोषित किया कि भाई मैं पूरा डूब गया हूँ, और चारों तरफ में अपना जो भी गवर्नमेंट का पैसा था वो सब इधर उधर ये किया। और रियल इस्टेट में भी उसने काफी लफड़े किए हैं। यही नहीं तो उसने क्रिप्टो करेंसी जो अपने आप को बढ़ा के पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो प्रेशर आया, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से लोगों ने क्रिप्टो में बहुत पैसा, ब्लैक मनी डाला है। और अभी निश्चित रूप से जब उनको पता चला कि ये सब का सब पूरा गैम्बलिंग था, तो क्रिप्टो का क्या हाल होगा ये सभी मालूम है। जो भी उनके देश अपने नजदीक में थे, उन लोगों के ऊपर में थोपा उसने कि क्रिप्टो करेंसी में, और उसको गवर्नमेंट लेवल पे कुछ जगह पे रिकॉग्नाइज भी करवा लिया। ये सब उसके कारनामे सब लोगों को मालूम है किस तरीका से होगा। आज मुझे और एक बात का बड़ी थोड़ी सी जलन सी हुई कि पाकिस्तान एक अभी ये पूरा मीडिएशन का काम करने की इच्छा रखा है, और वो डायरेक्टली उसने डोनाल्ड ट्रंप से बात किया युद्ध विराम के लिए। फिर बाद में वो रशिया, अमेरिका से भी बात करेगा, अमेरिका के बाद में अभी ईरान से भी बात करेगा। इस तरीका से कुछ चल रहा है। शायद वो आज तक ये जो मान था हम लोगों को सिर्फ इंडिया को था, लेकिन अभी पाकिस्तान जैसा छोटा सा देश वो भी अपने आप में इतना प्रगत हो गया है। प्रगत हो गया मतलब हमारी जो नीति रही, बिना मतलब हम लोगों ने वो इजराइल और के चक्कर में उसके स्पाई खरीदे, और उसके बाद में वो पेगासस से लेके हर चीजों में, क्योंकि हमें इलेक्शन जीतना था। अरे इलेक्शन जीतोगे तो ठीक है, लेकिन अभी हारोगे तो क्या हाल होगे, सबके सब जेल में जाओगे तुम, ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यदि जब चलते रहा तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बुरी बात है। एक आज तेल हबीब में इजराइल के पूरा का पूरा ईरान का इस तरीका से ये हो गया, उन्होंने इतना बर्बादी कर दी उसकी इजराइल की, कि जिस तरीका से उन्होंने गाजा खड़ा किया था उसी लेवल में इन्होंने भी किया। बहुत पूरे सब बिल्डिंग खंडर हो गई है। खंडर में तो यही हुए, कई लोग मारे होंगे, हजारों लोग मरे होंगे। जब पूरे बिल्डिंग की बिल्डिंग खत्म हो जाती तो निश्चित रूप से मरने वालों की संख्या कितनी होती तो मालूम है। फिर भी ईरान ने सभी वक्त लोगों को बताया, चेतावनी दी कि आप जितना जल्दी हो सके तो आप वहां से निकलो, नहीं तो हम लोग आपको और ज्यादा तकलीफ हो सकती है। यही नहीं तो वहां पे तेल अवीव और तेल हबीब में काफी मतलब जो वहाँ पे न्यूक्लियर का उनका मेन था, वहाँ पे भी काफी मिसाइल डाली गई है। और ये मिसाइल का भी जो ये है तो जेरूसलम पोस्ट और टाइम्स ऑफ इजराइल, ये दोनों के भी उन्हीं के अखबारों ने किया। और खुद नेतन्याहू ने कहा कि भाई मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रात थी। तो ये जिस तरीका से पूरा का पूरा जब पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है तो निश्चित रूप उसकी निंदा करनी चाहिए। और हम लोगों को भी अभी ये सतर्क होना चाहिए कि जिस तरीका से ये सब तेल के क्राइसिस और ऑयल के क्राइसिस जो चल रहे हैं या गैस के क्राइसिस चल रहे हैं वो कुछ दिन तक चलेगा, क्योंकि इसलिए कि अभी कुछ युद्ध खत्म होने का कोई नाम नहीं ले रहे। क्योंकि अभी ईरान ने भी ये ठान ली है कि बस
अभी अमेरिका के तो कुछ ना कुछ तो भी कर ले, या डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में ये कर ले। हजारों लोग जब मरे तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को भी तो क्वेश्चन देना है। और वहाँ पे भी बहुत क्राइसिस की बात सामने आई है। वहाँ के लोगों को सैलरी नहीं, उनके पास में पैसा नहीं, और ऐसे सिचुएशन में गंदगी पड़ी है क्योंकि वहाँ पे लोगों ने काम छोड़े हैं। ऐसे टाइप का यदि जरा अमेरिका का बर्ताव हो गया होगा और इस तरीका से क्राइसिस में आए होंगे तो निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से हटना ही पड़ेगा। और ये निश्चित है कि वो अभी इसके बगैर वो यहाँ का कोई होगा नहीं। और जितने भी लोग जो शॉर्टकट से और बदमाशी से आप ऊपर में जाते हैं तो उनका अंत ऐसे ही होता है। यही नियत, ये अपने पूरा इसका यही नियम है, नेचर का यही नियम है। तो चलो आज हम यहीं पे हमारी बात खत्म करते हैं। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए